हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ए स्टेटमेंट इज टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी prepared in different solvents will have the same depression in freezing point. B statement is the osmotic pressure of a solution is given by equation pi is equal to CRT. C option says decreasing order of osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose is this. And the D statement says according to Raoult's law, the vapor pressure exerted by a volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो अगर अब हम देखें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, पहली जो स्टेटमेंट है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है अगर हम उसको देखें तो उसको हम जो डोनेट करते हैं वो करते हैं सिंबल डेल्टा टीएफ से. और जो डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास होता है केएफ इनटू एम. एम हमारे पास होती है मोलैलिटी एंड केएफ इज द मोलैल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है. अब क्या होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि मोलैलिटी तो सेम दे दी है और हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड किसके कर रहा है, केएफ पे कर रहा है. और जो केएफ होता है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स. इसकी वैल्यू डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट होती है. डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट. सो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास क्या है, अगर केएफ की वैल्यू डिफरेंट होगी दैट मींस डेल्टा टीएफ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए. सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही थी, टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि जो हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि केएफ डिफरेंट है. तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था तो हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो क्या गई, इनकरेक्ट. लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं कि वो क्या हमारे पास करेक्ट है. तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन पाई इज इक्वल टू सीआरटी. तो अगर हम देखें जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो यही होता है पाई इज इक्वल टू सीआरटी, जहाँ पे सी हमारे पास कंसंट्रेशन है, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर और पाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं. तो सी हमारे पास मोलैरिटी के इक्वल होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब सी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर का. डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशंस है. तो अगर इसमें हम देखें हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है आई सी आर टी के. अब जो आई है हमारे पास वो होता है वॉन हॉफ फैक्टर. सो हमारे पास जो वॉन हॉफ फैक्टर होता है अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा वॉन हॉफ फैक्टर होता है वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. ठीक है. सो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे क्वेश्चन में जैसे कि BaCl2 है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अगर हम इसकी डिसोसिएशन देखें ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट करेगा. तो इस केस में जो आई है वो आ जाएगा 3. और सेकंड हमारे पास कौन सा केस है, KCl. तो KCl की जो डिसोसिएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी. तो इस केस में आई की वैल्यू आ जाएगी 2. और थर्ड हमारे पास अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में जो हमारी आई की वैल्यू आती है दैट इज वॉन हॉफ फैक्टर, इट इज बिटवीन n and 1. तो n हमारे पास क्या है, बेसिकली n क्या है, कितने आयंस में वो डिसोसिएट हो रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है. तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड है. सो एसिटिक एसिड में जो आयंस बनेंगे दैट इज CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. तो n की वैल्यू 2 हो गई. तो इस केस में जो I की वैल्यू आएगी वो 2 और 1 है जो इसके बीच में आएगी हमारे पास. और जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हमें क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखी है सुक्रोज की.
सो उसके लिए जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। सो अब हमारे पास आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए है, BaCl2, देन KCl, देन एसिटिक एसिड एंड देन इज सुक्रोज। सो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर है वो भी यही आएगा और क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है। इसका मतलब हमारी ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। And the last statement says, according to Raoult's law, the vapor pressure exerted by a volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction. So यहाँ पे ये statement भी हमारे पास सही आती है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो Raoult's law है वो क्या कहता है, according to Raoult's law, it says जो हमारे पास Pa होता है it is equal to P0A into XA। तो इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, जो Pa है, Pa इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड P0A is the vapor pressure of pure compound. And XA, it is the mole fraction of component in the solution. So it is the mole fraction of component in the solution. So यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा Pa है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनमें से कौन सी हुई, ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।